वेलकम बैक। चुनावी दंगल में हम बातचीत कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव की। तो महाराष्ट्र और झारखंड के भी इनफैक्ट और अन्य जो आज उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश पे भी नज़र है क्योंकि वहां पर 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव है। एक लोकसभा की भी सीट है जिस पर आज उपचुनाव है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से नहीं है। चलिए वो सब डिटेल्स भी हम लेंगे, लेकिन मुख्य जो इस बार चुनाव का फोकस है वो है महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की लड़ाई है, जिस तरह की गठबंधनों की लड़ाई है, जिस तरह की पार्टियों की लड़ाई है, वो थोड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का पहले चुनाव शायद ही देखा गया हो महाराष्ट्र में। राइट, हम बातचीत कर रहे थे तो शेखर अय्यर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अय्यर साहब, तो अब थोड़ी देर बाद हम एग्जिट पोल्स की तरफ बढ़ेंगे। एग्जिट पोल, अब लोकसभा का चुनाव लें या पिछले 2 विधानसभा के चुनाव गए, वहां पे थोड़े अपनी जगह से हट गए। अब जबकि मामला इतना ज्यादा गुथा हुआ है आपस में, जहां पार्टियों को भी श्योरिटी नहीं है कि किस करवट ऊंट बैठेगा, एग्जिट पोल पर हम कितना रिलाय करें और क्या वो कोई साफ तस्वीर दिखाने की स्थिति में होंगे? देखिए, पहले से ही हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल कराने वाले और जो फील्ड में जाके करते हैं, इस बार एक बहुत ध्यान दिया है कि जो फीडबैक वो ले रहे हैं वो फीडबैक वो ईमानदारी से दिया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में काफी ऑफ द मार्क चला गया था। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि काफी कॉशन होगा जो भी फिगर्स आएंगे। और मुझे नहीं लगता कोई एग्जिट पोल कोई भी सर्वेइंग एजेंसी इतने कॉन्फिडेंस होगा किसी एक पक्ष में पूरा ग्रीन सिग्नल देने की इतनी हिम्मत होगी, क्योंकि हमेशा जो एरर परसेंटेज जो रखते हैं उस एरर परसेंटेज मुझे लगता है इस पर ज्यादा ही हो सकता है। और दूसरी बात, ये वोटर्स मतलब एग्जिट पोल का मतलब जिन्होंने वोट डाल के बाहर आके जो बता रहा है मैं किसको वोट किया हूं। और इसमें जो चुनाव माहौल है महाराष्ट्र में, जो चुनाव की जो रणनीति हर पार्टी की रही है, जो बिग पिक्चर जो है, देखिए 6 पार्टियां लगी हुई है, 6 पार्टी में 2 गठबंधन। और जैसे हमने देखा कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट है कम से कम 75 सीटों पे, और सेना वर्सेस सेना की तो हम देख रहे हैं कि 47 सीट में है। और एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार, ये तो कम से कम 38 कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ऐसा एक है कि जो वोटर है, देखिए हमने ये लोकसभा चुनाव में भी देखा, खास करके एनसीपी वोटर को बड़ा कंफ्यूजन था। जो मानते हैं शरद पवार लीडर हैं, वो उन्होंने जाके जो जो क्लॉक है उस पर वोट दिए, जब वहां पे कैंडिडेट था अजीत पवार का। ये सिंबल को लेकर भी पिछली बार कंफ्यूजन हुआ था। तो इस बार कंफ्यूजन किस प्रकार का है, और हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट कुछ लोग सेना के सिंबल में यानी एकनाथ शिंदे के सिंबल में कंटेस्ट कर रहे हैं। ये सारे कंफ्यूजन में भी है। देखिए, वोटर्स पिछले लोकसभा चुनाव में भी कंफ्यूजन देखे, इस बार भी वो कंफ्यूजन है कि फलाना कैंडिडेट किस पार्टी का है, इस बार क्यों इस पार्टी से लड़ रहा है। और एक बात है, मैं देख रहा हूं मेरी जितनी इंटरेक्शन हुई है महाराष्ट्र के वोटर से, जो महाराष्ट्र के जो जो रेजिडेंट्स हैं, वो उनका कहना है भाई हम तो वोट कर देंगे, हमारे मन में जो बात है हम करेंगे, लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई भी पार्टी अपने गठबंधन में ही रहे, क्योंकि वो भी तैयार है, वोटर इस बार भी तैयार है। जो ट्रेंड 2019 में उन्होंने देखा कि चुनाव के बाद क्या समीकरण बन रहा है, किसका जो अरिथमेटिक कम हो रहा है, तो वो पूरे नए कन्फिगरेशन हो सकते हैं, नए अलायंसेस बन सकते हैं, और सरकार बनाने की बात फिर आएगी। तो उस समय शरद पवार कहाँ रहेंगे, अजीत पवार कहाँ रहेंगे। देखिए, कांग्रेस बीजेपी छोड़ के बाकी पार्टी साथ किसके साथ क्या गठबंधन करेंगे, उसमें वोटर का कोई भरोसा नहीं है। और ये भी फैक्टर किए है कि भाई जो भी होगा परिस्थिति की बात देखा जाएगा। अच्छा शेखर साहब, इस चीज को कैसे समझे कि देखिए 2 महागठबंधन हैं और उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद कोई AIMIM मुझे नहीं लगता इस बार ऐसा कुछ बड़ा रोल प्ले कर पाएगी, या फिर अन्य जो हैं वो। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि किसी एक को तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा कि नहीं? ये तस्वीर बनेगी कैसे? मतलब क्या कोई या तो एक गठबंधन जीतेगा, एक हारेगा, कांटे की टक्कर हो जाएगी, कहां फंसेगा पेच? विपिन जी, देखिए सबसे मतलब इजी पिक्चर मैं कहूं, अगर एक गठबंधन को 145 मतलब जो हाफवे मार्क से ज्यादा हो गया तो बस प्रॉब्लम सॉल्व, वो सरकार बनाने के पूरी तैयारी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है, देखिए 2 बड़े पार्टियां 2 गठबंधन में, एक है बीजेपी महायुति में और दूसरा कांग्रेस है। बीजेपी कम से कम 148 सीट्स पे लड़ रही है और कांग्रेस 102 में। अब इनकी स्ट्राइकिंग रेट क्या होगी, 148 से बीजेपी कितने सीटों पर जीत हासिल करेगी। और मैं मानता हूं
दोनों गठबंधन में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के जितने 100 की नजदीक जा पाएंगे उतनी उनकी कैपेसिटी होगी अगले सरकार बनाने की। अगर बीजेपी अब अगर 148 से मान लीजिए 80, 85, 90 अगर स्ट्राइक रेट अच्छी होती है तो और उनकी जो क्षमता है सरकार बनाने का वो ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि बाकी पार्टी से देखिए, शिवसेना एकनाथ शिंदे का 85 सीट्स है और दूसरा अजीत पवार के 55 है। उधर आप देखिए कांग्रेस 102 है और यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे जी का जो सेना है उसमें 94 पे लड़ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी का क्या स्ट्राइक रेट रहेगा, 94 में कितने कर पाएंगे, क्या स्ट्राइक रेट रहेगा। और शरद पवार स्वयं 85, उनकी पार्टी 85 पे कॉन्स्टिट्यूंसीज पे लड़ रहे हैं, वहां क्या स्ट्राइक रेट रहेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गणित होगा सर। और अब तो वो जैसे जैसे खुलेंगे, चाहे वो एग्जिट पोल के जरिए हम देखें, चाहे फाइनल रिजल्ट डे के दिन देखें, लेकिन हाँ आप सही कह रहे हैं, किस पार्टी का कितना स्ट्राइक रेट रहेगा, जो दो बड़ी प्रमुख पार्टियां हैं वो कितनी सीट्स ला पाएंगी और कुल मिला के 145 तक अगर पहुंचेंगे, क्रॉस भी करेंगे, तो उसका इंटरनल समीकरण क्या होगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल क्योंकि ये आज का चुनावी दिन है, आज वोट डाले गए हैं, अब तो संपन्न हो गया है और अब मतपेटियों में और उन मशीनों में, ईवीएम्स में जा चुका है, अब उनकी गिनती होगी, वही हमें बताएगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और इस चुनावी दंगल में भी हम फिलहाल इजाज़त लेंगे, लेकिन फिर लौटेंगे 7 बजे माँ एग्जिट पोल के साथ, जहां पर एक तस्वीर तो बनाने की कोशिश होगी कि भाई क्या निकल सकता है महाराष्ट्र में, क्या हो सकता है झारखंड में, किस तरह की तस्वीर बन सकती है। नतीजों पे तो नज़र रहेगी, लेकिन एग्जिट पोल चलता है कभी इधर कभी उधर, लेकिन हर बार इंटरेस्ट तो पैदा करते ही हैं। तो 7 बजे से जरूर देखिए हमारी महा कवरेज महा एग्जिट पोल पर। फिलहाल के लिए नमस्कार।